आज यहाँ मैं आप लोगों को प्रथम समेटिव अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 8वीं विषय गणित का रियल पेपर लेकर आया हूँ। देख रहे होंगे आपके सामने है। अनुक्रमांक अंकों में आप लोग का जो भी होगा उसको लिख लिए होंगे शब्दों में। विद्यार्थी का नाम और शाला का नाम ये आप लोग भर लिए होंगे। तो निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, निम्न में पूर्ण संख्या है अ 75, ब 84, स 64 और द 40। तो इसमें आप लोग का उत्तर हो जाएगा स नंबर 64। जो 64 8 का वर्ग संख्या है, वर्ग मतलब सेम संख्या को गुणा करने पर कौन सी संख्या आता है। तो 8 को गुणा करते हैं 8 से तो कितना आता है 64। प्रश्न नंबर 2 है, ऋण 1 का घात 8 का मान होगा। तो अ में दिया हुआ है ऋण 1, ब में दिया हुआ है 1, स में दिया हुआ है 8 और द में दिया हुआ है ऋण 8। तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा ब नंबर 1, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात सम संख्या होता है, उसका मान हमेशा 1 ही होता है। प्रश्न नंबर 3, अर्धवृत्त का कोण होता है। अ में दिया हुआ है 90 अंश, ब में 70 अंश, स में 180 अंश और द में 360 अंश। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा स नंबर 180 अंश। अर्धवृत्त का कोण होता है 180 अंश और एक पूरे वृत्त का कोण होता है 360 अंश। प्रश्न नंबर 4 है, 2 x ऋण 7 बराबर 11 में x का मान होगा। तो इसमें अ में दिया है 7, ब में दिया हुआ है 9, स में दिया हुआ है 11 और द में 2। तो क्या करेंगे, ऋण 7 को पक्षांतर कर देंगे तो 11 के साथ जुड़ जाएगा और 11 से जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा 18 और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाता है 9। प्रश्न नंबर 5, समांतर चतुर्भुज का एक कोण यदि 60 अंश है तो उसके सम्मुख कोण का मान होगा। तो समांतर चतुर्भुज का जो है सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार अ में दिया हुआ है 120, ब में दिया हुआ है 90, स में दिया हुआ है 180 और द में दिया हुआ है 60। तो उत्तर हो जाएगा द नंबर। प्रश्न नंबर 6, किसी चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम अवयव की आवश्यकता होती है। अ में दिया हुआ है 2, ब में 6, स में 5 और द में दिया हुआ है 4। तो उत्तर हो जाएगा 5। हमारे पास किसी भी चतुर्भुज रचना के लिए कम से कम 5 अवयव की आवश्यकता होती है। इसमें से हो सकता है 4 भुजा या 1 विकर्ण, 3 भुजा या 2 विकर्ण, 3 भुजा या 2 कोण, इस टाइप के कोई भी 5 अवयव हो तो हम लोग चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 4 नंबर का है, 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सवाल जितने भी दिए हुए हैं तो आप लोग के सवाल के हिसाब से जगह थोड़ा सा कम दिया गया है, तो मैं इसको बहुत ही मैनेज करके लिखा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 1296 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग किए तो 648 आया। फिर इकाई में 8 है, पुनः ये 2 से भाग जाएगा, फिर भाग कर दिए तो 224 आ गया। पुनः इकाई में 1 आ रहा है जो 4 है, तो इसको 2 से भाग करते हैं तो 162 आता है। 62 में 2 भी सम संख्या है इकाई का, तो फिर 2 से भाग जाएगा तो 81 आ गया। अब 81 को 2 से भाग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका इकाई संख्या सम है, इसलिए हम लोग 2 से आगे बढ़ेंगे 3 से। तो जांच करने के बाद यहाँ पे 8 और 1 9 को जोड़ दिए तो ये 3 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग किए तो 27 आ जाएगा। फिर 27 को पुनः 3 से भाग करेंगे 9 आएगा, और 9 को 3 से भाग किए तो लास्ट में 1 आया। इस प्रकार 1296 का गुणनफल आ गया है 2 गुणित 2 गुणित 2 और 3 गुणित 3 गुणित 3। इस प्रकार 2 2 का 2 जोड़ी और 3 3 का 3 जोड़ी बनकर तैयार होता है। तो दोनों वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर जोड़ी बना देते हैं। तो 2 का 1 जोड़ी और 2 का 1 जोड़ी, मतलब 2 और 3 का 2 2 जोड़ी बनता है, और गुणा कर दिए 3 3 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। इस प्रकार 1296 का वर्गमूल कितना हो जा रहा है 36। प्रश्न नंबर 8, सर्वसमीका का उपयोग कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए।
तो 16m का घात 2 ऋण 25n का घात 2। तो हल कर रहे हैं। यहाँ प्रथम पद 4m तथा द्वितीय पद 5n का वर्ग है एवं इनके बीच में ऋण चिन्ह है, अतः 16m का वर्ग ऋण 25n का घात 2। तो 16 का वर्ग होता है 4, तो लिख देंगे हम लोग 4m का घात 2 ऋण 5n का घात 2। तो इस सर्व समीकरण 3 का उपयोग कर रहे हैं कि ये हमारे पास आ गया 4m धन 5n और 4m ऋण 5n। आप लोग जब सर्व समीकरण पढ़े होंगे तो सर्व समीकरण जरूर आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 9 घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ सवाल दिया हुआ है 2 ठो 27/125। तो यहाँ पे है 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 और 125 को लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ पे दिया हुआ है 27/125 बराबर लिख देंगे हम लोग इसको 3 गुणित 3 बटे 5 गुणित 5 बराबर 3 का घात 3 हो जाएगा बटे 5 का घात 3। इस प्रकार घात के रूप में हो जाएगा 3/5 का पूरे का घात 3। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 3/5 का घात 3। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है सवाल नंबर 2 है 36/125। तो 36 को अगर गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 और 125 का गुणनफल हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5। तो हम लोग 36/125 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 और 3 गुणित 3 पूरे का बटा 125 का हो जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का घात 2 गुणित 3 का घात 2 पूरे का बटा 5 का घात 3। थोड़ा सा यहाँ पे सवाल में मिस्टेक हुआ है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक घातांक के रूप में सवाल नंबर 1 की तरह आता। इसका हल इसी प्रकार का होगा। अब सवाल नंबर 4 दिया हुआ है आकृति में OM लंबार्धक AB यदि AM बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो BM और AB का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चित्र को मैं नहीं बनाया हूँ, जो सवाल में दिया हुआ है उसी चित्र को देख के किए हैं। AB एक जीवा है, OM लंबार्धक AB, O का वृत्त केंद्र है और वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटता है, अर्थात क्या हो जाएगा AM बराबर BM। तो सवाल में दिया हुआ है AM बराबर 3.5, तो BM बराबर भी कितना हो जाएगा 3.5। तो हम लोग बोल सकते हैं AB बराबर AM धन BM। तो यहाँ पे AM और BM का मान आ चुका है, उसको यहाँ पे रख देंगे तो 3.5 धन 3.5। इस प्रकार AB बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 11 है एक चतुर्भुज के चारों कोण का अनुपात 1:2:3:4 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। माना कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः x, 2x, 3x और 4x हैं। चतुर्भुज के चारों कोण का योग बराबर 360 अंश। तो हम लोग यहाँ पे जो कोणों का अनुपात दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे तो x धन 2x धन 3x धन 4x बराबर 360। तो इसको जोड़ने से 1x, 2x और 3x को 10x हो जाएगा बराबर 360। 10 को पक्षांतर कर देंगे तो 360/10, 0 0 काट दिए तो x बराबर कितना आ गया 36। चतुर्भुज का पहला कोण आ गया 36 अंश, तो मान को रख देंगे x का, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 2x बराबर 2 गुणित 36 बराबर 72। तीसरा कोण हो जाएगा 3x बराबर 3 गुणित 36 बराबर 108। चौथा कोण हो जाएगा 4x बराबर 4 गुणित 36 बराबर 144। लघुत्तरी प्रश्न है गीता ने बैंक से 4000 रुपया सिलाई मशीन के लिए उधार लिए। यदि बाजार की दर 5% हो तो वार्षिक ब्याज पर ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद गीता बैंक को कितना वापस रकम करेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन 4000 है और समय दिया हुआ है 2 वर्ष और दर दिया हुआ है 5%। तो यहाँ पे मतलब रकम वापस करना है, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे मिश्र धन। तो यहाँ पे मिश्र धन का सूत्र लिख देंगे P कोष्टक में 1 धन R/100
कोष्टक बंद का घात टी, और यहाँ पे मूलधन आर और टी का मान को रख देंगे तो हो जाएगा 4000 गुणित 1 धन 5/100 का घात 2। अब यहाँ पे 5 को काट दिया 100 से तो कितना आ जाएगा 1/20। अब बाकी सेम लिखा हुआ है, और 2 का 20 के साथ नहीं, 1 का 20 के साथ तिर्यक गुणा कर दिए तो यहाँ पे आ जा रहा है 20 धन 1 पूरे का बटा 20 और पूरे का घात 2। ये समय दिया हुआ है, ये 4000 सेम है, और 20 और 1 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 21/20 पूरे का घात 2, और 2 बार दिया हुआ है तो 21 गुणित 21 और 20 गुणित 20, 4000 सेम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे 2 ठो जीरो को और 2 जीरो को काट दिए, और 4 एकम 4 और 4 शून्यम 0। इस प्रकार 100 गुणित 441, तो गुणा कर दिए, देखिए 10 गुणित 441 बराबर कितना हो जाएगा 4410 रुपया। हमारा सवाल नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 13, 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपया है, तो 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी होनी चाहिए। 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 का अनुपात वही है जो 40 मजदूरों की होनी से होगा। मान लो 40 मजदूरों की मजदूरी x है, तो हम लोग एक टेबल बनाए हैं और टेबल में इसका मान रख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा मजदूरों की संख्या और बटे मजदूरी। तो 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 है, तो 40 मजदूरों की मजदूरी कितना हो जाएगा x। तो ये अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, तो यहाँ पर उसका सूत्र रख दे रहे हैं x/y1 बराबर x2 बटे y2। तो यहाँ मान रख देंगे तो 25/1200 बराबर 40/x। तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आ गया 25x बराबर 1250 गुणित 40, और 25 से काट दिया तो 25 × 125 और 0, तो इस प्रकार हमारे पास कितना आ जाता है 50 गुणित 40 बराबर 2000। सवाल नंबर 14, बहुपद x का घात 2 ऋण 11 x धन 30 को x ऋण 5 से भाग दीजिए एवं बताइए कि क्या भाजक भाज्य का ही गुणनफल है। तो यहाँ पे सवाल को लिख दिए हैं, भाज्य है x का घात 2 ऋण 11 x धन 30 तथा भाजक है x ऋण 5। तो यहाँ पे भाग करके दिखाया हुआ है, देख लीजिएगा। हम लोग x का घात 2 को x से भाग किए तो कितना आ गया 1, तो x का गुणा करेंगे x ऋण 5 के साथ, और जो गुणनफल आया कितना x का घात 2 ऋण 5x, उसको हम लोग लिख देंगे भाज्य के नीचे, और x का घात 2 और x का चिन्ह को बदल दिए तो ये ऋण क्या ऋण था वो धन में आ गया, और धन क्या हो गया ऋण, तो x कट जाता है, और 11x में धन 5 को घटा दिए तो कितना आया ऋण 6x धन 30। और फिर यहाँ पे दूसरे पद में 6x में फिर x से भाग किए तो हमारे पास कितना आ गया ऋण 6, और ऋण 6 का भाजक के साथ गुणा किए तो कितना हो गया ऋण 6x धन 30। इसको लिख दिए और चिन्ह को बदल दिए, और घटाने पर आपस में क्या हो गया ये घट गया, और शेषफल 0 है, अतः x ऋण 5 एक गुणनफल होगा। जो सवाल में दिया हुआ है भाजक भाज्य का गुणनफल है, तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 15, मीरा की माँ की आयु मीरा की आयु की तिगुनी है, 4 वर्ष बाद माँ की आयु मीरा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो और सवाल में समीकरण दिया हुआ है, 2 सवाल दिए हुए हैं, तो एक उत्तर की जांच करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण को हल करने के लिए तिर्यक गुणा कर दिए हैं, और तिर्यक गुणा करने पर 5 का गुणा हो गया है 5x धन 2 के साथ, और 7 का गुणा हो जाएगा 2x धन 3 के साथ। गुणा करने पर आ गया 25x धन 10 बराबर 14x धन 21। पक्षांतर करने पर मतलब 25x को पक्षांतर कर दिए 14x के साथ, और 21 का पक्षांतर कर देंगे 10 के साथ, तो 25x ऋण 14x बराबर 21 ऋण 10। घटाने पर आ गया 11x बराबर 11, और फिर
पक्षांतर कर दिए तो 11 एकम 11, उत्तर आ गया हमारा कितना 1। और उत्तर की जांच है तो 5x धन 2 पूरे का बटा 2x धन 3 बराबर 7/5। पक्षांतर बायां पक्ष में x बराबर 1, क्योंकि हमारा उत्तर आया हुआ है x बराबर 1 रखने पर, तो बायां पक्ष में क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x दिया हुआ है 1 रख देंगे। तो यहाँ पे 5 x की जगह 1 रख दिए तो यहाँ पे देखिए 5 धन 2 और 2 धन 3 बराबर 7/5। तो इस प्रकार प्रश्न 15 का उत्तर आ चुका है। पीछे साइड में देखिएगा आप लोग, अथवा का भी सवाल मैं बना चुका हूँ। माना कि मीरा की आयु 1 वर्ष है, तो मीरा की आयु क्या हो जाएगा प्रश्न अनुसार 3x। तो 4 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना हो जाएगा, x धन 4। 4 वर्ष बाद मीरा की माँ की आयु हो जाएगा 3x धन 4। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, माँ की आयु अनुपात मीरा की आयु। प्रश्न में ही हम लोग का दिया हुआ है 5:2। तो हम लोग यहाँ पे मीरा की माँ की आयु और मीरा की आयु का अनुपात लिख दिए, 3x धन 4 पूरे का बटा x धन 4 बराबर 5/3। फिर तिर्यक गुणा कर दिए तो हो जाएगा 3x धन 4 का गुणा 2 के साथ और x धन 4 का गुणा 5 के साथ। तो गुणा करने पर आप लोग को मिलेगा 6x धन 8 और 5x धन 20। पक्षांतर कर देंगे तो 6x ऋण 5x बराबर 20 ऋण 8, x बराबर कितना आ गया 12। मीरा की आयु हो जाएगा 12 वर्ष और मीरा की आयु माँ की आयु हो जाएगा 3x बराबर x का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 12×3 36। सवाल नंबर 16 है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 110 सेंटीमीटर। भुजा CD को नापिए। और अथवा में दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचे और इसे 7 समान भागों में विभाजित कीजिए, प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका चित्र आप लोग के सामने बना के दिखा रहा हूँ। इस प्रकार का चित्र बनेगा और इसका जो रचना लिखना है, रचना के पद में लिख देंगे। जगह छोटा है तो काफ़ी सोच विचार करके लिखना पड़ेगा। सर्वप्रथम AB बराबर 8.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। AB और B से 30 अंश का AL और BM समान न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचा। दूसरा नंबर, प्रकार की सहायता से दोनों किरणों AL तथा BM पर 7-7 समान भागों का त्रिज्या काटा। A को M7 से, L1 को M6 से, L2 को M5 से, L3 को M4 से, L4 को M3 से, L5 को M2 से और L6 को M1 से तथा L6 को B से मिलाया। इस प्रकार AB पर 6 समान बिंदु D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7 प्राप्त हुआ। प्रत्येक भाग मतलब 8.7 को 8.4 को 7 से भाग किए तो कितना आ रहा है 1.2। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और अंतिम सवाल है प्रश्न 17, सीता द्वारा गणित की 6 भागों की मासिक परीक्षा में प्राप्तांक निम्नानुसार है। महीने के नाम ये टेबल दिया हुआ है, तो टेबल के हिसाब से इसका आंसर देख लीजिए, बन के तैयार है। कुल प्राप्तांक जो दिया हुआ है 40, 45, 65, 35, 55 धन 60, तो जोड़ते हैं तो कितना आता है 300 और कुल हो जाएगा 300। तो 300 अंक एक वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है। तो 300 अंकों द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर बनाया हुआ कोण कितना हो जाएगा 360 अंश। एक अंश के लिए केंद्र पर बनाया हुआ कोण कितना हो जाएगा 360/300। और जुलाई में 40 अंकों के लिए केंद्र पर बनाया हुआ कोण 360 × 40/300। तो इसमें 0 0 को काट देंगे और यहाँ पे 3 को काटेंगे 36 के साथ तो 12 आ जाएगा और 4 बचा हुआ है तो 12 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो जुलाई का कितना आ जाएगा 48 अंश। अगस्त माह में 45 अंकों के लिए केंद्र पर बना कोण इसमें भी हो जाएगा 360 × 45/300।
तो यहाँ पे 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45 और 0 0 काट चुके हैं और 15 दूनी 30, फिर 30 2 को 36 से काटे 18, तो 18 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 54। सितंबर माह में 65 अंकों के लिए केंद्र पर बना हुआ कोण 360 गुणित 65/300। तो इसको फिर काट देंगे, 0 0 पहले काट चुके हैं और 5 से काट दिया तो 5 6 30 और 5 एकम 5 और 5 तिया 15। इस फिर 6 से काट देंगे तो 6 6 36, तो 13 को गुणा करेंगे 6 से तो 13 6 78। अक्टूबर माह में 35 अंकों के लिए केंद्र पर बना हुआ कोण 360 गुणित 35 पूरे का बटा 300। फिर काट देंगे, इसको 0 0 काट दिए और यहाँ पे आया 5 सते 35 और 5 36, 6 को फिर से काट देंगे 36 के साथ, तो हो जाएगा 6 6 36 और 7 गुणित 6 बराबर 42। तो अक्टूबर के लिए उत्तर आ गया है 42 अंश। नवंबर माह को ऐसे ही हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 काट देंगे, फिर 5 से 5 एकम 5 5 एकम 5 5 6 30 और 6 6 36, तो 11 6 66। दिसंबर माह के लिए 60 अंकों के लिए केंद्र पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, 0 0 काट दिए तो फिर आ गया यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे बचा हुआ 6, तो 12 6 72। तो यहाँ पे तीनों मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक का कोण प्राप्त हो चुके हैं। और इसका देख लीजिए आप लोग के पास चित्र मतलब पाई चार्ट बनाकर दिखाया गया है। अब इसी के हिसाब से पाई चार्ट बना सकते हैं। और अथवा का सवाल दिया हुआ है, एक किसान के खेत में गत वर्ष पैदा हुए फसल को वृत्ताकार लेख द्वारा दर्शाया गया है। तो चित्र में देखेंगे किसान द्वारा कुल कितने क्विंटल फसल की पैदावार हुई। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है 270 धन 100 80 90 और 180 को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चावल का पैदावार कितने क्विंटल हुआ, तो चावल का पैदावार देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया हुआ है 180 क्विंटल। सर्वाधिक पैदावार किस फसल की है, तो सर्वाधिक पैदावार कितना है, गेहूँ 270 क्विंटल। सबसे कम पैदावार किस फसल की है, तो सबसे कम पैदावार मूंग है। गेहूँ और सरसों के पैदावार में कितने क्विंटल का अंतर है, तो गेहूं है 270 और मूंग है 100 और घटा दिए तो कितना आया 170 क्विंटल का अंतर है। तो इस प्रकार गणित का जो सवाल है हल होकर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।